नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव। उसी दिन शाम को वोटों की गिनती। कोरोना की वजह से मार्च में टाल दिए गए थे चुनाव। एमएसएमई सेक्टर को सरकार ने बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का लोन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। चीन से सीमा विवाद पर कांग्रेस के सरकार से सवाल पूछा। लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण पर चुप क्यों है सरकार। सीएमआई ने जारी किए बेरोजगारी दर के आंकड़े। लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों ने खोया रोजगार। झारखंड में सबसे ज्यादा और उत्तराखंड उड़ीसा में सबसे कम बेरोजगार। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना की वजह से चुनाव टलने की थी आशंका। कोरोना के कहर के बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती भी 19 जून को ही की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव मार्च में ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से चुनावों को टाल दिया गया था। अब राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया है। राज्यसभा की जिन 18 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश और गुजरात से हैं। इसके अलावा झारखंड की 2 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3 सीटें। मणिपुर और मेघालय की 1 सीट के लिए चुनाव होंगे। अनलॉक 1 के पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। लॉकडाउन में राहत देने के बाद आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट देने के लिए मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई पर खासतौर पर बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा में और बदलाव करते हुए एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। कैबिनेट ने एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में 50,000 करोड़ के इक्विटी निवेश की भी मंजूरी दी गई है। एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ की बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट के टर्नओवर को एमएसएमई की लिमिट से बाहर कर दिया है। इससे 2 लाख एमएसएमई को फिर से शुरू करने में फायदा होगा। एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। एमएसएमई संकट में है, उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था, जो 100 करोड़ हुआ था, वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। सरकार ने एमएसएमई के साथ ही रेहड़ी पटरी वालों का कर्ज देने के लिए भी नई योजना लाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन मिलेगा। रेहड़ी पटरी वाले साथ ही छोटी दुकान वाले, सड़क पर माल बेचने वाले लोगों के व्यापार की क्षमता बढ़ाने और उनका काम चलाने के लिए सरकार उन्हें लोन देगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से 50 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
फुटपाथ दुकानदारों को इस योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। दुकानदार इसे मासिक किस्तों में 1 साल में लौटा सकते हैं। लोन का समय पर भुगतान करने वाले लोगों को ब्याज पर 7% सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना में कर्ज की अदायगी देरी से होने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। योजना की पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किए गए हैं। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत इन सभी लोगों को वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने किसानों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53%, तुअर और मूंग की समर्थन मूल्य में 58% की बढ़ोतरी की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इसी के साथ 95 लाख मीट्रिक टन धान और 16.07 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद की गई है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संकट के बीच अब बेरोजगारी दर भी आसमान छू रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में बेरोजगारी दर 23.48% थी, जबकि अप्रैल में ये दर 23.52% थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस दौरान झारखंड, बिहार, दिल्ली जैसे राज्यों में रही। झारखंड में जहां बेरोजगारी दर 59.2% रही तो वो बिहार में 46%, दिल्ली में 44.9% रही। वहीं सबसे कम बेरोजगारी दर उत्तराखंड, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में रही। आपको बता दें कि सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश में 12 करोड़ लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी मूडीज ने भारत की रेटिंग घटा दी है। मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी है। साथ ही मूडीज ने भारत का नेगेटिव आउटलुक बरकरार रखा है। इससे पहले भी मूडीज ने कहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो सकती है। मूडीज का कहना है कि भारत का नेगेटिव आउटलुक बताता है कि निकट भविष्य में इकोनॉमी में सुधार की संभावना नहीं है। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, ऊंचे सरकारी कर्ज, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट होगी। बैंक ऑफ अमेरिकी सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की इकोनॉमी पर लॉकडाउन बढ़ाने और कोरोना संकट का गहरा असर होगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी में 2% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट का अनुमान लगाया था। हालांकि आरबीआई ने इसे लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया था। वहीं कई दूसरी एजेंसियों ने भी भारतीय इकोनॉमी में गिरावट की बात कही है। लॉकडाउन खुलने का असर शेयर बाजार पर दिखा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी रही। फाइनेंस, एनर्जी और एफएमसीजी स्टॉक में खास तौर पर खरीदारी देखने को मिली है। शानदार खरीदारी की बतौर सेंसेक्स 889 अंक की बढ़त के साथ 33,303 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में एक समय 1,250 अंक की बढ़त भी देखी गई। वहीं निफ्टी 246 अंक यानी कि 2.57% बढ़कर 9,826 अंक पर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 11% बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं टाइटन, टाटा स्टील, स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी,
इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी तरफ सिनफार्म, नेस्ले इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि भारत और चीन के बॉर्डर पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय सीमा में चीनी सीमा की घुसपैठ पर मोदी सरकार चुप क्यों है। कांग्रेस ने कहा कि लगवान नदी वैली और पेंगोंग में हमारे इलाके में चीन ने घुसपैठ की है। कांग्रेस ने कहा कि रक्षा विशेषज्ञ चीन की घुसपैठ को चिंताजनक बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार को हालात पर तत्काल जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सी लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा किया है? क्या चीन ने भारत के हिस्से में कई किलोमीटर सड़क बना ली है? सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से डरबुक शयोक डीबीओ रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रे तक के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सम्मान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। नेपाल के साथ भारत के बिगड़ते रिश्ते को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि नेपाल भारत का सबसे करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन मोदी राज में नेपाल के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते गए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने नेपाल के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार नेपाल से विवाद सुलझाने के लिए जल्द से जल्द पहल करे। नेपाल के साथ जो सीमा का विवाद उत्पन्न हुआ है, जिनके साथ हमारी मित्रता आजादी से पहले से है और आजादी के बाद बहुत प्रगाढ़ हुई कांग्रेस के नेतृत्व में, ये अत्यधिक चिंता का विषय है और उम्मीद है कि भारत सरकार इसका कोई निर्णायक, कारगर और लास्टिंग सॉल्यूशन निकालेगी। मोदी सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन में विदेशी सामानों को नहीं रखने का फैसला किया था, जो 1 जून से लागू हो गया है। इसके बाद कैंटीन में जगुआर, यूरोकिया, फोर्ब्स और साथ ही 1000 से ज़्यादा जो उत्पाद हैं सीएपीएफ की कैंटीन में नजर नहीं आएंगे। कोरोना के कहर के बीच पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने की अपील की थी और इसी अपील के तहत सीएपीएफ की कैंटीन से विदेशी सामानों को बाहर कर दिया गया है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना वॉरियर्स पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत के डॉक्टर्स पर दुनिया की नजरें हैं और हमारे स्वास्थ्यकर्मी एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वायरस को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे डॉक्टरों की मेहनत साफ नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 6 सालों में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म को अहमियत दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ PPE किट्स कोरोना वॉरियर्स को सप्लाई किए जा चुकी हैं। Doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. The country has seen rapid progress in setting up 22 more AIIMS. Over the last 5 years, we have been able to add over 30,000 seats in MBBS and 15,000 seats in post-graduation. This has been the largest increase in the 5-year term of any government since independence. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मेडिकल स्टाफ की अहम भूमिका है, लेकिन इस संकट के काल में सुविधाओं की कमी से मेडिकल स्टाफ की नाराजगी बढ़ती जा रही है। एम्स नर्स यूनियन ने सुविधाओं की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एम्स नर्स यूनियन का कहना है कि कोविड एरिया में PPE किट के साथ नर्सों की ड्यूटी 4 घंटे लगाई जानी चाहिए। साथ ही कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने वाली नर्सों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए। नर्सें कोरोना और नॉन कोरोना वार्ड में ड्यूटी में बदलाव की मांग कर रही हैं। देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। साथ ही दिल्ली में सैलून सहित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा, ऑटो और दूसरी गाड़ियों में बैठने वाले यात्रियों की जो संख्या निर्धारित की थी, उसे भी हटाने का फैसला किया है। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया। तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। अनलॉक 1 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर 1 हफ्ते तक सील रखने का फैसला किया है, जिसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर देखने को मिला है। बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम इतना लंबा था कि वाहन चालकों के पसीने छूट गए। अब तो खोल दो, बहुत टाइम हो गया बैठे हुए, घर पे बैठे हुए। सारे काम है, काम से आ रहे हैं, कोई काम कर नहीं है। स्कूल में गए थे, स्कूल में भी काम नहीं है। तो ये फैसला गलत है उनका? बिल्कुल गलत है जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ता कोई बॉर्डर सील करने के लिए टाइम सफिशिएंट है। जब लॉकडाउन में ये सारे MHA की डायरेक्शन के हिसाब से दिल्ली स्टेट और इंडिया के अंदर सारे नॉर्म्स जो है MHA के हिसाब से सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें अलग से 1 हफ्ते का ये मुझे नहीं लगता कि मेरा पर्सनल व्यू है कि ये कोई इसमें कोई ज़्यादा मायने रखता है।
नुकसान हो सकता है, सारा काम धंधा बंद हो सकता है, जैसे कि बंद है अभी, सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और अब तो सैलरीज पे भी रुकना मुश्किल है, जॉब्स वगैरह भी ख़त्म होने के चांसेस है। अब ऑलमोस्ट लॉकडाउन एक नाम का रह गया है, अब दोबारा उसको लॉक करते रहेंगे तो नुकसान ही नुकसान है सबका। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पटना में अटक समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किया है। इन संगठनों ने दूसरे प्रदेशों में वापस लौटे मजदूरों को रोजगार, राहत भत्ता, राशन और 8,000 रुपए की आर्थिक मदद तत्काल मुहैया कराने की मांग की है। ये विरोध मार्च पटना में गांधी मैदान में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से कारगिल चौक तक निकाला गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार मजदूर विरोधी है और सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना संकट के समय मजदूरों को सड़क पर असहाय छोड़ दिया। कोरोना के मुद्दे पर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना से निपटने में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। हजारों लाखों मजदूरों को घर वापस लाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, जबकि आरजेडी ने सरकार में ना होने पर भी 1 लाख से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा और पूछा कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का अता पता नहीं। जो दर्दनाक तस्वीरें, जो वीडियो हम लोगों के सामने जो निकल कर के आ रहा है, वो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाता है, शर्म से माथा जो है वो झुक जाता कि बिहार की धरती पे ऐसी घटनाएं हो रही है। खाने में बिच्छू निकल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर में बिच्छू निकल रहा है खाने में। आइसोलेशन वार्ड में महिला के साथ जो है, जो महिला थी जिसका नया नया शादी हुआ था, उसके साथ गैंग रेप हुआ। एक विदेशी सैलानी आ रहा है, उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसके सामान चोरी हो जाता है, पैंट तक निकाल दिया जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको इनविजिबल रैली जो है वो निकालना चाहिए। बिहार में गोपालगंज में 13 हत्याकांड पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हत्याकांड में बाल बाल बचे जेपी यादव से मिले और उनका हालचाल जाना। जेपी यादव से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा कि मुख्यमंत्री को इस कांड के आरोपी विधायक को तुरंत जेल भेज देना चाहिए। जिसके ऊपर आरोप है वह सीना चौड़ा करके घूम रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में बैठकर सुशासन का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी शर्म हया बची हो तो अविलंब कार्रवाई करें और जो भी दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको सजा मिले और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. करीब 2 महीने तक लॉकडाउन में बिताने के बाद अनलॉक 1 के पहले दिन सड़कों पर पहले के मुकाबले ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिला है। अनलॉक 1 के लागू होते ही कई राज्यों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सीमाएं खोल दी गई। वहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी परमिट की इजाजत भी अब खत्म कर दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक 1 के पहले दिन रेलवे की तरफ से आपको बता दें कि 200 ट्रेनें चलाने की शुरुआत की गई है। वहीं कुछ राज्यों में शर्तों के साथ बस सेवा की भी शुरुआत हो गई है। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक जारी रहेंगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले पर विवाद हो रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में कहा कि फोन पर बात करते हुए किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना SC/ST के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति को लेकर टिप्पणी करता है
जिसे लोगों के बीच उस वर्ग को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया गया हो तो उसे ST/ST एक्ट के तहत अपराध मान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने यह आदेश 14 मई को एक याचिका पर दिया, जिसमें मोबाइल फोन पर गांव के एक सरपंच के खिलाफ जातिगत टिप्पणियां करने के आरोप में कुरुक्षेत्र निवासी 2 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि जनता की किसी दृष्टि की अनुपस्थिति में महज इस तरह के गलत शब्दों के इस्तेमाल से शिकायतकर्ता को अपमानित करने का कोई इरादा प्रदर्शित नहीं होता है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में SC/ST कानून 1989 के तहत संज्ञान लेने के लायक केस नहीं बनता। जून के पहले दिन महंगाई ने भी दस्तक दे दी है। रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में LPG की कीमत बढ़ने की वजह से रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला बिना सब्सिडी का रसोई गैस सिलेंडर 11 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक पहले दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 581 रुपये 50 पैसे थी, जो अब बढ़कर 593 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को कराए जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कोरोना की वजह से चुनाव टलने की आशंका थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। जानकारों का मानना है कि अब होने वाले राष्ट्रपति चुनाव इस बात का रेफरेंडम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के संकट को किस तरह संभाला है, और अगर लोग उनके एक्शन से खुश होंगे तो बड़ी संख्या में उन्हें वोट मिल सकते हैं, नहीं तो उन्हें काफी नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ बीते 6 दिनों से लगातार हो रहे प्रदर्शन में तेजी आई है। अमेरिका के कई राज्यों में प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी हैं। इस हत्या के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन हुए। बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरे अमेरिका में नस्लवाद और जॉर्ज के हत्या के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। विरोध प्रदर्शन के बीच अब फ्लॉयड का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर ह्यूस्टन में किया जाएगा। ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर ने अंतिम संस्कार की जानकारी दी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई कि अंतिम संस्कार कब होगा। विरोध प्रदर्शन की वजह से राजधानी वॉशिंगटन DC समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।